नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला इलेक्ट्रिकल जिंदगी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पैरेलल ऑपरेशन होता क्या है, क्यों कराया जाता है। साथ में इसके हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडीशंस के बारे में समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं अगर आप पैरेलल ट्रांस ऑपरेशन कराना चाहते हो ट्रांसफार्मर का, तो कौन सी कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसकी मैंडेटरी कंडीशंस को समझेंगे, साथ में डिजायरेबल कंडीशंस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एडवांटेजेस पे चर्चा करने वाले हैं और जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज पे भी चर्चा करेंगे। तो इससे जुड़े हुए कई तथ्यों पे हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके साथ में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने अपने घरों के आसपास जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, या फिर आपने अगर सब स्टेशन में विजिट किया होगा, इस तरीके के सब स्टेशन पे अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि दो तरीके की, मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक हमारा ये रखा हुआ है। और इन ट्रांसफार्मर को आपस में कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, लोड को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और फिर हम लोग लोड को सप्लाई कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं कि ये दोनों जो ट्रांसफार्मर हैं आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट हैं। और अगर पैरेलली कनेक्ट है तो ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांसफार्मर का आपस में कनेक्ट होना ही क्या कहलाता है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो कनेक्शन होता है ये पैरेलली किया जाता है। जैसे आपको पता है कि रजिस्टर हमारे दो ऐसे ऐसे सीरीज में भी जुड़ते हैं और रजिस्टर हमारे इस तरीके से पैरेलल में भी जुड़ते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी हमारा कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल ऑपरेशन कराते क्यों है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं वाई, क्यों कराते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन कराने का बेसिकली रीजन यही होता है कि आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप अपने आपका लोड मान लीजिए, ये हमारा कोई एरिया है जिसमें हमारे रिक्वायर्ड है 10 kVA, हमारा यहाँ पे 10 kVA की रिक्वायरमेंट है और आपके पास में 6 kVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि 4 kVA का ट्रांसफार्मर लेकर आओगे और इनको क्या करोगे, पैरेलली कनेक्ट करोगे और इस एरिया को सप्लाई आप दे दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलली ऑपरेट करा करके हम लोग अपने काम को निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर आप अपने जो ट्रांसफार्मर है उसकी आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, ठीक, तो आप उसके लिए भी पैरेलल ऑपरेशन को फॉलो कर सकते हो। अपनी रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो भी आप पैरेलल ऑपरेशन के साथ में जा सकते हो। जाहिर सी बात है, मान लीजिए इन फ्यूचर 4 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा खराब हो जाता है, तो 6 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहेगा। ठीक है, तो अगर रिलायबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो भी आप पैरेलल ऑपरेशन के साथ में जाते हो। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, मान लो इन फ्यूचर आपका जो लोड है वो बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो इस कंडीशन में भी आप कर सकते हो। मान लो आज 10 kVA की रिक्वायरमेंट है, इन फ्यूचर यहाँ पे मान लीजिए 6 kVA की ही रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, तो आप 4 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा दोगे। तो इस तरीके से जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, अगर आप उनके हिसाब से भी देखते हो तो भी आप पैरेलल ऑपरेशन के साथ में जा सकते हो। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कि आप अपनी एफिशिएंसी को भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आप पैरेलल ऑपरेशन कराना चाहते हो तो किस तरीके से ट्रांसफार्मर्स को आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। समझना, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, ट्रांसफार्मर ए है और ये आपका ट्रांसफार्मर बी है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर ए की प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी ये है, बी वाले की प्राइमरी वाइंडिंग ये है, सेकेंडरी ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली देखना कि ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्शन किया जाता है। मान लीजिए ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी में हमने लोड दे दी, यहाँ पे क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया, और सेकेंडरी में हमने क्या दे दिया, यहाँ पे लोड दे दिया। क्लियर, इसी तरीके से कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जरा इसको थोड़ा सा हाइड करना, इस पोर्शन को थोड़ा सा हाइड करना। अगर आप इसको थोड़ा सा हाइड करते हो, ठीक, तो यहाँ पे देखोगे कि वही किया गया है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी, ट्रांसफार्मर ए की प्राइमरी वाइंडिंग थी, उसमें क्या कर दिया, सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, और सेकेंडरी वाले में हमने क्या कर दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है साहब, अब क्या करना है, अब करना है हमें ये है कि जो सेकेंडरी वाला हमारा ट्रांसफार्मर था उसको हमें क्या करना है, इसमें से पैरेलली कनेक्ट करना है। अब पैरेलली कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर आप लेकर के आओ, जो इसकी पैरेलल प्राइमरी वाइंडिंग है उसको क्या करेंगे, एक इस तरीके से ट्रांसफार्मर ए के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। कुछ देखने को मिल रहा है इस तरीके से, क्या किया यहाँ से, जैसे मान लो ये हमारा डॉट है, ये डॉट है, तो ये डॉट साइड वाले को डॉट साइड के साथ में कनेक्ट कर दिया और जो हमारा नॉन डॉट साइड है उसको नॉन डॉट साइड के साथ में कनेक्ट कर दिया।
इस तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं और सेम कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे सेकेंडरी साइड में भी करेंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि सेम कनेक्शन आपका सेकेंडरी साइड में भी किया गया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलली ऑपरेट कराए जा रहे हैं। ये दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक कि हमने देख लिया कि किस तरीके से सर्किट हमारा बनाया जाता है और क्यों कराया जाता है। अब समझ लेते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, कि अगर आप पैरेलल ऑपरेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशंस आपको क्या क्या फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए उसके लिए यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस बनाई हुई हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, मतलब आपको फॉलो करना ही है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आप कनेक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे आप रेलवे में आप सफर करना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, टिकट लेनी ही पड़ेगी, वरना आप रेलवे में सफर नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपको जुर्माना भरने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, मैंडेटरी कंडीशंस हैं, इन्हें आपको फॉलो करना ही है। अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको खामियां, या फिर आपको कह सकते हो आपको जुर्माना, नुकसान के तौर पर जुर्माना आपको भरना ही पड़ेगा। और कुछ आपकी डिजायरेबल कंडीशंस होती हैं, अगर आप इनमें थोड़ी सी ऊंच नीच कर भी देते हो तो भी आपको ये सिस्टम बख्श देता है। ठीक, तो चलो समझ लेते हैं ये मैंडेटरी कंडीशंस क्या है और डिजायरेबल कंडीशंस क्या है। सबसे पहले तो आपकी कंडीशन यही है कि आपकी पोलैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी सेम का मतलब क्या है कि अगर लाइन है तो लाइन का लाइन पे ही कनेक्शन करोगे, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का न्यूट्रल में करोगे। अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आप पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो तो आरवाईबी का जो भी सीक्वेंस है उसी हिसाब से आरवाईबी को आप दूसरे वाले के साथ में कनेक्ट करोगे। तो ये हो गया सेम पोलैरिटी। अगर आप इस सेम पोलैरिटी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हो, आप इसे फॉलो नहीं करते हो मान लीजिए, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, सेकंड हमारे कंडीशन क्या है कि टर्न रेशियो आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टर्न रेशियो का मतलब क्या है कि मान लो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें हमारे 10 टर्न हैं। तो जो हमारी पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो आपका दूसरा ट्रांसफार्मर है उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें भी हमारे 10 टर्न ही होने चाहिए, किसी तरीके से 9 या फिर 12 टर्न नहीं होने चाहिए। तो आपके दोनों ही टर्न कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों टर्न मैं इक्वल नहीं लेता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कुलेटिंग करंट का आपको समस्या देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर मस्ट हैव द सेम वोल्टेज और टर्न रेशियो फॉर और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू प्रिवेंट सर्कुलेटिंग करंट। अगर आप सर्कुलेटिंग करंट को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टर्न रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, जरा इसको समझ लेना। अच्छा, सर्कुलेटिंग करंट की ही वजह से आप देखोगे कि कई बार अगर आपका मान लीजिए पैरेलल ऑपरेशन आपने कराया है, तो पैरेलल ऑपरेशन में अगर सर्कुलेटिंग करंट आपकी जनरेट हो जाती है किसी भी रीजन से, तो आप देखोगे कि कोई एक ट्रांसफार्मर हमारा अंडर वर्क कर रहा होता है और कोई एक ट्रांसफार्मर हमारा ओवर वर्क कर रहा होता है। कैसे होता है, जरा इसको यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर रखे हुए, ट्रांसफार्मर ए है और ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर बी रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो इसमें हमारे क्या है 9 टर्न है और इसमें हमारे क्या है 10 टर्न है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें से सप्लाई आई, ठीक, और यहाँ पे इसने क्या किया है, इस सप्लाई को कैच किया, मतलब मैकेनिकली जो इसने कैच किया, जो उसके अपने रूल्स हैं उसके हिसाब से इसने इस सप्लाई को कैच किया, और कैच करने के बाद में अपने जो करंट वगैरह है वो इसने अपने यहाँ से एंड से देना चालू कर दिया। ठीक है, आई बी यहाँ से जा रहा है। इसी तरीके से देखोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये जो आई ए है इसका वो हमारा जा रहा है। ठीक, एक कंडीशन ले लेते हैं, ये मान लो हमारा 12 है यहाँ पे वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग 12 है और ये हमारी वाइंडिंग 10 है। ठीक है, समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ए था, ट्रांसफार्मर ए में जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो हमारी 12 हो गई, और ट्रांसफार्मर बी में जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो हमारी 10 हो गई। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बी ए है उसकी वाइंडिंग से जो हमारा करंट जा रहा है वो आई ए लोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर से आप देखोगे कि जो लोड की तरफ करंट जा रहा है वो आई भी जा रहा है। आइडियल कंडीशन पे अगर हमारे मान लो टर्न हमारे बराबर होते हैं, ठीक है, 10-10 अगर दोनों टर्न होते तो ये क्या करते, इस पॉइंट पे जा करके आपस में मिल जाते और आगे की ओर चले जाते। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मान लो ये 12 टर्न वाला क्या है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा करंट आपका दे रहा होगा। मान लो हमारा ये 5 एम्पियर करंट दे रहा है और ये हमारा 4 एम्पियर ही करंट दे रहा है। ठीक है, तो जनरल सी बात है, जितना ज्यादा आपका टर्न होगा उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा कि करंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मैंने
टर्न रेशियो वगैरह जो वीडियो बताई थी उसमें भी आपको क्लियर बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो में भी मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था कि किस तरीके से ये आपस में रिलेट करते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे आपके पास 5 एम्पियर करंट आई और यहाँ पे आप देखोगे कि 4 एम्पियर यहाँ से करंट जा रही है। कितनी जा रही है? 4 एम्पियर करंट जा रही है। तो ये जो 5 एम्पियर वाली होगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ी सी टिल्ड हो जाएगी, मतलब कि नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है ये इसको क्या है, इसकी कंपैरेटिवली कम है। ठीक, अब कंपैरेटिवली कम है तो ये आपस में साथ में तो आगे जाएंगी, 4 मिलकर के आपस में साथ तो जाएंगी, लेकिन जो 1 एम्पियर होगी वो हमारी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, इसको नेग्लेक्टिफाई करती हुई नीचे आ जाएगी। अब ये जो नीचे आई करंट है वो हमारी क्या करेगी, इस तरीके से यहाँ से ऐसे होती हुई जाएगी, इसके अपोजिशन में जो आई बी हमारी बह रही है इसका अपोजिशन करते हुए इस तरीके से नीचे होती हुई जाएगी और इस वाइंडिंग से होती हुई अगेन ये हमारे इसको फॉलो करते हुए देन हमारी ये आगे निकलेगी। इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक तरीके की सर्कुलेटिंग करंट आपकी यहाँ पे फ्लो हो रही है। इस तरीके से इसने क्या किया है, सर्कुलेट किया है यहाँ पे, इस तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आप इसे इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो, इस पाथ को भी ये फॉलो कर रही है। ठीक है, आप किसी भी ले सकते हो, लोड की तरफ भी ले सकते हो या फिर आप इधर भी कह सकते हो कि इधर भी जा सकती है। ठीक है, आपका मर्जी है, आप किधर भी ले सकते हो। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों ही कंडीशन में जो ये करंट हमारी नीचे की तरफ आई थी 1 एम्पियर, वो हमारी क्या कर रही है, इस वाइंडिंग से होती हुई सर्कुलेट कर रही है। तो यही जो करंट हमारी आई ये हमारी सर्कुलेटिंग करंट होती है। अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट होती है इसको हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल टर्म में। अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट होती है ये हमारे लिए दो तरीके से नुकसानदायक है। क्यों? देखो, नुकसानदायक क्यों है? सबसे पहला तो नुकसानदायक यही है कि आप देखोगे कि ये खामखा एक वाइंडिंग में क्या कर रही है, आपका टेंशन क्रिएट कर रही है, और इस टेंशन क्रिएट करने की वजह से जो हमारी कॉपर लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हमारी सर्कुलेटिंग करंट होती है उसकी वजह से कॉपर लॉस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में ये जो सर्कुलेटिंग करंट होती है ये हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो दो ट्रांसफार्मर हैं, इनमें से एक को हमारा अंडरलोड परफॉर्म कराती है, एक को ओवरलोड परफॉर्म कराती है। किस तरीके से? देखो यहाँ पे ये वाला जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा, अंडरलोड वर्क करेगा, और ये वाला हमारा ओवरलोड वर्क करेगा, ओवरलोड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसको, इसके जो करंट है आईबी, इसकी करंट आईबी को एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है अपोजिशन का। ठीक है, अपोजिशन के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इस ट्रांसफार्मर में ओवर काम करना पड़ रहा है। इसमें जो 1 एम्पियर करंट हमारी ये बह रही है, मान लो ये हमारी 4 एम्पियर इधर साइड जा रही है और 1 एम्पियर इधर साइड आ रही है, तो ये जो 4 एम्पियर को 1 एम्पियर को नेग्लेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, अपोजिशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक तरीके से ओवर काम कर रहा है। तो ओवर जब काम कर रहा है तो ये कैसे वर्क करेगा, ओवर परफॉर्मिंग करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी करंट थी, अगर ये करंट को मैं इस डायरेक्शन में मान लो कंसीडर कर लेता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जाती है, ऐसे यहाँ से होकर के आती है, यहाँ से ऐसे ऐसे होती है और इस तरीके से जाती है, इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो आई ए हमारी फ्लो हो रही थी, ये इस आई ए को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, इस आई ए की ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आई ए को क्या कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी फ्लो होने में। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ट्रांसफार्मर ए है, ए रहने वाला है, वो हमारा कैसे वर्क करेगा, अंडर परफॉर्मिंग करेगा, अंडर परफॉर्मिंग वर्क आपका यहाँ पे करने वाला है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ओवर परफॉर्मिंग वर्क करता है, किस तरीके से अंडर परफॉर्मिंग वर्क करता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि जो टर्न रेशियो होता है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि कितनी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस होने वाली है, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को किस तरीके से डाउन करने वाली है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि आपका जो वोल्टेज रेशियो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अगेन आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, अगेन शॉर्ट सर्किट वगैरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फेज, सेम फेज एंगल शिफ्ट, तो जो आपका फेज एंगल शिफ्टिंग वगैरह होती है वो आपकी जो होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। आपको ये जो पॉइंट दिया गया है ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए दिया गया है। ठीक है, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उनमें जो फेज एंगल होते हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरीके से अगेन सेम फेज सीक्वेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपका आर वाई बी है, आर वाई बी, तो आर वाई बी जो आपका प्राइमरी
मान लो ट्रांसफार्मर ए के आर वाई भी है और ये ट्रांसफार्मर बी का आर वाई भी है, तो ये आपस में एक दूसरे में ही कनेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी को आर को बी में कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी वाला बी में कनेक्ट होगा, आर वाला आर में, वाई वाला वाई में, इस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। और जो आपका फेज एंगल है, मतलब कि अगर मान लो तीनों फेज के बीच का डिफरेंस कितना है, 120 है, ठीक है। मान लो ट्रांसफार्मर ए है, उसके फेज जो डिफरेंस है वो हमारा 120 है। तो इसी तरीके जो आप दूसरा ट्रांसफार्मर लेने वाले हो, बी ट्रांसफार्मर लेने वाले हो, तो इसका भी जो फेज एंगल डिफरेंस रहने वाला है वो 120 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ मैंडेटरी कंडीशंस होती है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिजायरेबल भी कंडीशंस होती हैं। डिजायरेबल कंडीशन में क्या है कि सेम आपका परसेंटेज इंपिडेंस हो सकता है। अगर आप कोशिश करो कि आपका जो परसेंटेज इंपिडेंस होता है आपकी वाइंडिंग्स का, वो आपका कैसा हो, सेम हो, ठीक है। आप कोशिश ये भी कर सकते हो कि जो आपका पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर का, मतलब कि आपका एक्स अपॉन आर जो रेशियो होता है, वो भी आपका क्या हो, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कोशिश करोगे कि आपके जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ए ट्रांसफार्मर बी, उनकी जो केवीए रेटिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। अब ये जो है कंडीशंस कैसी हैं, डिजायरेबल कंडीशंस है। अगर ये नहीं भी फॉलो होती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था 6 और 4 केवीए ट्रांसफार्मर का, तो आपने वहां पे भी देखा कि किसी तरीके की ऐसी डिजायर नहीं थी कि आपका जो दोनों ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है, कैपेसिटी है, वो आपकी सेम हो। क्योंकि हम लोग ओवरऑल क्या बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी को ही बढ़ाना चाहते हो। अगर कैपेसिटी हमारी इक्वल नहीं भी होती है तो भी हमारा काम यहाँ पे चल सकता है। तो आपकी कोशिश करनी है कि सेम केवीए रेटिंग हो, बाकी अगर नहीं होती तो भी आपका काम चल सकता है, कोई आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपकी लास्ट डिजायरेबल कंडीशन ये होती है कि आप अगर यूज कर रहे हो टैप वाला, आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, तो आपको जो टैप चेंजर की पोजीशंस हैं वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकली होनी चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए ट्रांसफार्मर ए में मान लीजिए 1:10 का टैपिंग है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर बी में 1:9 का टैपिंग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए आपने इन फ्यूचर टैप को चेंज कर दिया, तो आप क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो आउटपुट है, ठीक है, जो आप अगर मान लीजिए इसका 1:10 है, तो जो इसका आउटपुट होगा वो मान लो 220 हो गया और इसका 210 हो गया। तो अगेन आपने देखा कि वोल्टेज रेशियो जो है वो आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और जैसे ये वोल्टेज रेशियो डिस्टर्ब हुआ, तो ये जो आपका प्रॉब्लम है सर्कुलेटिंग करंट और शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह का, वो आपका ऑकर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका टैप चेंजर वाला अगर आप ट्रांसफार्मर यूज करो, तो दोनों की जो पोजीशंस होगी टैपिंग चेंजिंग की, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारी डिजायरेबल कंडीशंस थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। आप समझ लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देन हम अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस के लिए मैं ये बोलूँ कि इसका फायदा क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी कैपेसिटी है अगेन वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम की कैपेसिटी थी 6 केवीए को वियर करने की, 6 केवीए के लोड को वियर करने की, तो वहां पे आप क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपने इसमें 4 केवीए का आपने एडिशन कर दिया, तो आपकी जो कैपेसिटी थी सिस्टम की वो 10 केवीए की आपको देखने को मिल गई, ठीक है। तो कैपेसिटी अगेन आपकी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसकी जो रिलायबिलिटी है या फिर सर्विस आपकी टाइमिंग होती है वो आपकी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबल आपके लिए हो जाता है, मतलब कि इन फ्यूचर अगर आपका मान लीजिए लोड डिमांड जो है वो आपकी बढ़ती है, या फिर लोड डिमांड आपकी क्या है कि घट जाती है, लोड डिमांड आपकी घट जाती है, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे फ्लेक्सिबल है आपके लिए, आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आपका जो मेंटेनेंस होता है उसका भी टाइमिंग आपका कम हो जाता है। जनरल सी बात है कि अगर दो मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो वो आपस में अपना मिलजुल करके लोड को शेयर कर रहे होंगे, तो जो उनका मेंटेनेंस टाइमिंग होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हायर एफिशिएंसी के साथ में ये लोड को बियर करते हैं, और जो इनका कॉस्टिंग पड़ता है, लो कॉस्टिंग आपका पड़ता है। अगर आप 10 केवी का ट्रांसफार्मर डिजाइन करोगे तो जनरल सी बात है कि ज़्यादा कॉस्टिंग आपको पड़ेगी, लेकिन अगर 6 और 4 करके आपने दो मान लो स्टेप्स में आपको ट्रांसफार्मर मिले हैं, तो आपको कम कॉस्ट आपको पड़ेगी, जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से लैंड वगैरह की भी जो जरूरत होगी वो भी आपको कम देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि आपका जो सर्कुलेटिंग करंट था काफी ज्यादा डेंजर होता है। सर्कुलेटिंग करंट जो आपका लॉसेस वगैरह होता है वो इम्प्रूव कर देता है
ट्रांसफार्मर अपने में ही ओवरलोड अंडरलोड हो जाता है, तो ये आपके लिए कई जगह पे आप देखोगे डिसएडवांटेज का काम कर रहा होता है। तो जो आपका सर्कुलेटिंग करंट होता है वो एक रिस्की फैक्टर है। ये सर्कुलेटिंग करंट भी देखने को मिलता है, अनइक्वल लोड शेयरिंग भी कई बार आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से मैंने जो सर्कुलेटिंग करंट बताया ना, उसकी वजह से देखोगे कि अनइक्वल लोड शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। इंक्रीज शॉर्ट सर्किट करंट, हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो फेस सीक्वेंस है ये आपका सही नहीं लगा, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या फिर आपने देखा कि टैप चेंज वगैरह आपने किया और जो आपका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड का आपका जो वोल्टेज है वो आपका जैसे बदला, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्शन, मतलब किसी किसी तरीके का प्रोटेक्शन वगैरह अगर आप यूज़ भी करना चाहो तो भी आप प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मान लीजिए एकदम से अचानक से कोई हमारा ट्रांसफार्मर शट डाउन हो गया, तो जो पूरा लोड होगा वो हमारे प्राइमरी ट्रांसफार्मर पे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोटेक्शन होता है या फिर कंट्रोलिंग होता है वो आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अगर आप दो यूनिट्स को लगाते हो, मान लो आपने ये लगाया और ये लगाया, तो कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए अनइकोनॉमिकल है। आप एक ही जगह पे लगा सकते थे, कंबाइन करके लगा सकते थे, कॉम्पैक्ट सिस्टम बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकल आपके सामने ये देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो आप मेरे साथ में क्लियर कर सकते हो। साथियों, मेरा जो चैनल है वो आपका इलेक्ट्रिकल जेई के लिए डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पे हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो, डिप्लोमा में हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रिपरेशन को करो। ठीक है। आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किस तरीके की प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि आप क्या करो। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये किसी तरीके के स्पॉन्सरशिप नहीं मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जस्ट आपके सामने कुछ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जेई जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो आपको मैं यहाँ पे दो तरीके से कैटेगराइज करता हूँ कि आप एक बेसिक स्टूडेंट हो, बहुत आपने अभी डिप्लोमा को पास आउट किया और जेई के लिए जो आपने सपना देखा है हुआ है और आप अब उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। या फिर मैं आपको ये इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकता हूँ कि आपने मान लीजिए प्रिपरेशन की हुई है, बस आप रिवीजन वगैरह करना चाहते हो, या फिर अभी आप डिप्लोमा के ही स्टूडेंट हो, तो भी आप अपने आप को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली। जो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है वो अपने आप को बस केवल पास कराना चाहता है। ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर आप ने प्रिपरेशन पहले कर रखी है, आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हो, कंसेप्ट जानना चाहते हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपके माइंड से स्किप हो गया, आप उसे रिवाइज करना चाहते हो, हैंड नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो या हैंड नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए हमारा चैनल बेनिफिट रहने वाला है। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेक क्विज़, नॉन टेक क्विज़ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आप हमारे, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, आईटीआई के स्टूडेंट हो, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक से एडवांस तक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अगेन बोल दूं कि कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, या आपके जो मेरा अपना खुद का सजेशन है आपके लिए, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप बेसिक से एडवांस तक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अड्डा 247 के साथ में जाओ। अड्डा 247 के साथ में मुझे क्या अच्छा लगता है, पहले आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर आप इसके ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 स्टेप्स में आप अपनी प्रिपरेशन को चालू कर सकते हो। पहले स्टेप में आप जैसे डाउनलोड करोगे, आपको अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जाओगे, ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ पे ये लोगो बना होगा, लोगो के सेक्शन में क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे आपके सामने गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर स्टेट एग्जाम्स, नीट वगैरह बहुत सारे तरीके के एग्जाम्स आ जाएंगे। इसी में आपको एक सेक्शन मिलेगा एजे एग्जाम्स में, आप क्लिक करोगे। यहाँ पे अपने ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना, जो भी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी सिलेक्ट कर लेना अपना। इलेक्ट्रिकल मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रिकल जुड़ा हुआ सारा आपके पास में कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बेनिफिट वाली बात क्या है कि जो अड्डा 247 है वो बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप पहले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंटेंट आप कंज्यूम करना चालू करो। ठीक। अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंटेंट है, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको डेली करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेज, आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, नोट्स वगैरह आपको, ठीक है,
जो स्कॉलरशिप वगैरह मॉक टेस्ट होते हैं, वीडियोस, फ्री पीडीएफ, स्टडी नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अड्डा 247 फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इन सब का बेनिफिट ले सकते हो। देखो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ठीक है, डाउनलोड किया, कोई तरीके का आपने अभी पेमेंट वगैरह नहीं किया, तो आप इतनी सारी चीज़ों को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इनके यहाँ पे प्रीमियम प्लान के साथ में भी जा सकते हो। प्रीमियम प्लान का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ से आप अपने एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप टारगेटेड एग्जाम है आपका, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे व्यू ऑल पे, तो इस तरीके से कई बहुत सारे जितने भी आपका इंडिया लेवल पे जेई की पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं, सारे ही आपके सामने एग्जाम्स आ जाएंगे। आप अपने एग्जाम्स को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने आरआरबी जेई को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको जो आरआरबी जेई से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, जैसे आपके सामने यहाँ पे देखोगे कि उड़ान बैच इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, तो उड़ान बैच आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। और भी यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जाम वगैरह के लिए प्रीवियस पेपर वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। कुछ कंटेंट तो आप देखोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके का चार्ज ही नहीं ले रहे हैं। टेस्ट प्रीमियम वगैरह यहाँ पे बहुत सारा जो कंटेंट होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। तो आप बेसिक से प्रिपरेशन करने के लिए तो जितना आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, साथ में आप बैच भी इनका परचेज कर सकते हो। इस तरीके से ये बैच दिया है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, बैच पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आकर के देखोगे कि जो ये बैच है, यहाँ पे आपको 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 24 महीने की वैलिडिटी है। आपको 1847 रुपए का आपको ये बैच पड़ रहा है। ठीक है, 1847 रुपए में 24 महीने की वैलिडिटी, बहुत सही आपको वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक, अगर किसी तरीके की आपको डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप इनके डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और भी बात बता दूं कि जो भी मैंने आपको ये बताया कि फ्री आप क्विज वगैरह में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि आपको ये जो कंटेंट आपको फ्री दे रहे हैं, अगर आप इनके इस कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो आप इन कॉइन्स का यूज करके जब आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कोर्स के परचेज में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा बेनिफिट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको ये कोर्स परचेज करना है, तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस कोर्स के साथ में क्या क्या मिलेगा। जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग्स आपको मिलेगी। इनके ऐप में भी आप डाउट सॉल्विंग्स का फॉलो कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इनके जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको डाउट जो होंगे वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। सेमिनार्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लानर मिलेगा आपको, प्रॉपर प्रिपरेशन की टिप्स कैसे हैं वो आपको सारी यहाँ पे ये लोग शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। ठीक है, तो इतना सारी चीजें आपको यहाँ पे 1847 रुपए में आपको मात्र यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आप प्रिपरेशन भी बेसिक से एडवांस तक की कर सकोगे। 24 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपने कॉइन्स कमाए हैं उनका कैसे यूज करोगे। देखो, अगर आपने वहां पे मान लीजिए जो आपके क्विजेस वगैरह हैं आपने उनमें पार्टिसिपेट किया, किसी तरीके का चार्ज वहां पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी अंक आएंगे उसके हिसाब से आपको कॉइन्स मिलता रहेगा। तो मान लो मेरे में यहाँ पे 869 कॉइन्स थे, तो जैसे मैंने इस कोर्स में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि 869 के हिसाब से 87.96 कॉइन। तो ले लो 88 कॉइन्स, लगभग यहाँ पे 88 कॉइन्स जो हैं वो हमारा यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, जो हमारा कोर्स था वो हमारा कितने का पड़ रहा है, 1847 रुपए का पड़ रहा है। टोटल आपको 1847 रुपए का पड़ रहा है 87 कॉइन्स लगाने के बाद। अगर आप मेरा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को लिख देना, अगर आप इस रेफरल कोड को भी अगर आप अप्लाई कर देते हो तो डायरेक्टली आपको 80 रुपए का और भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कोड के साथ में भी जा सकते हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1767 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो अगर बेसिक से एडवांस तक आप जाना चाहते हो तो आप जरूर इनके साथ में जाइए। यहाँ पे ये इस कोड को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये कोड है, इसे नोट डाउन कर लेना। बाकी अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हो तो आपके लिए मैं यूट्यूब वगैरह में डेली बेसिस पे क्विज वगैरह लेकर के आता रहता हूँ, वीडियोज लेकर के आता हूँ, तो आप उन कंटेंट्स को भी कंज्यूम कर सकते हो। इस पर मैंने डिटेल्ड अपने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से आप उस कंटेंट को कंज्यूम करोगे। इन सभी से मैंने रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो को प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।